कमलनाथ पर बीजेपी का प्लान तैयार। जम्बो कार्य समिति की पहली बैठक में हुए वार। 2023 में होगा महामुकाबला। कांग्रेस की घेराबंदी, बीजेपी का फैसला। एमपी बीजेपी की जम्बो कार्य समिति की पहली बैठक में ही तय हो गया कि 2023 में बीजेपी किस आक्रामकता से कांग्रेस पर हमला करेगी। कार्य समिति की बैठक में ही ये झलक मिल गई कि पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ही निशाने पर होंगे। बीजेपी की इस बैठक से ये भी मैसेज मिला कि कोरोना पर कांग्रेस के काम और बयान का पूरा हिसाब लिया जाएगा। कमलनाथ जी ने कहा कि भारत महान कहाँ है, बदनाम है। ये शब्दावली देखो, ये मानसिकता देखो। अरे आपको भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना है तो भारत के महान देश को बदनाम करने का काम क्यों पकड़ रहे हो? हर तरीके से कंफ्यूजन डालना, हर तरीके से कंफ्यूजन खड़ा करना, यह इनकी आदत है। वैक्सीनेशन पूरी दुनिया चिल्ला रही है, अमेरिका से लेकर के, इंग्लैंड से लेकर के, जो भी दुनिया के देश हैं वो सब ये कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन हो गया तो हमने मास्क फ्री कर दिया। लेकिन भारत के अंदर अगर वैक्सीनेशन में मध्य प्रदेश इतिहास बनाता है, दुनिया के अंदर इतिहास बनाता है, तो कांग्रेस के कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के पेट में दर्द होता है। दरअसल बीजेपी भी जानती है कि कमलनाथ राजनीति के कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। 2018 में उन्हीं के नेतृत्व में कांग्रेस ने बीजेपी का सत्ता में लगातार चौथी बार आने का सपना तोड़ा था। इस बार तो सियासी जंग का लेवल और भी अपग्रेड हो गया है। महामारी से सियासी फिजा बदल चुकी है और तो और सिंधिया भी बीजेपी में चले गए हैं और कमलनाथ फिर से विपक्ष में हैं। कमलनाथ जी हमारी पार्टी के बहुत बड़े और वरिष्ठ नेता हैं और समय समय पर उनकी बहुत तरह की भूमिकाएं रही हैं, विकास की, निर्माण की, संगठनात्मक संरचना की, और उसी उनका जो स्किल है उसी के आधार पर मध्य प्रदेश में 15 साल की सरकार को हम लोग पलटने में कामयाब हुए। तो उनकी जो प्रतिभा है उसका लाभ पार्टी ले रही है। जानकारों की माने तो सिर्फ बीजेपी की जम्बो कार्य समिति की पहली बैठक में ही कमलनाथ पर निशाना नहीं साधा गया है, पहले भी ऐसा होता रहा है। खास बात यह है कि इस कार्य समिति में सिंधिया समर्थक भी पहली बार मौजूद रहे, जो कांग्रेस को पहले से ही अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे में कमलनाथ के लिए लड़ाई दोहरी हो जाती है। ऊपर से उनका हाल ही में दिया गया बयान भी विवादों में रहा, जिस पर उनके ही पार्टी के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह भी असहमत नजर आए। कांग्रेस में फिर से गुट भी सक्रिय होते दिख रहे हैं। सवाल यही है कि 2023 में कमलनाथ वो कमाल कर पाएंगे जो 2018 में उन्होंने किया था, क्योंकि बीजेपी पहले से ज्यादा मजबूत स्थिति में है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है कमलनाथ पर जंबो अटैक। तो जंबो कार्य समिति बीजेपी की और जंबो अटैक। जंबो जैसा आप जानते हैं कि जंबो जेट यानी बहुत बड़ा, विशाल। तो कमलनाथ पर बीजेपी का विशाल अटैक क्यों साहब? कमलनाथ पर इतना भारी भरकम क्यों? कांग्रेस की बात नहीं, कमलनाथ की बात क्यों? दरअसल ये बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है। बीजेपी चुनती है चेहरा। अगर राष्ट्रीय राजनीति की बात करें कांग्रेस की, तो राहुल गांधी का चेहरा चुना गया। तो कहीं आलू, सोना, अंतरिक्ष, जमीन, गुड्डू, मुन्नू, पप्पू, कई तरह की चीजों से पहले घेरा गया राहुल गांधी जी को। मध्य प्रदेश में चौथी बार का सपना बीजेपी का तोड़ने वाला अगर कोई नेता रहा कांग्रेस का, तो वो कमलनाथ की उसमें बहुत अहम भूमिका रही। और बीजेपी ये जानती है कि अब जबकि कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं है और वो तो बल्कि बीजेपी का हिस्सा है, तो ये कौन योद्धा है कांग्रेस का जो 2023 में बीजेपी को चुनौती दे सकता है? क्या दिग्विजय सिंह? बीजेपी मानती है नहीं। क्या अजय सिंह? बीजेपी शायद मानती है नहीं। अरुण यादव? बीजेपी शायद मानती है नहीं। फिर कौन? तो नाम एक ही है जो 2018 का नाम है, कमलनाथ। तो कमलनाथ की घेराबंदी करने की तैयारी और कमलनाथ को घेरने की तैयारी, इसीलिए करीब 3 साल बाद बीजेपी की ये जो कार्य समिति की बैठक मध्य प्रदेश की हुई है, इसमें अगर कोई नाम अपोजिशन का छाया रहा तो वो नाम था कमलनाथ। यानी कमल को कमलनाथ रास बिल्कुल नहीं आते हैं। और क्यों रास आए? क्योंकि 14 महीने ही सही, लेकिन बीजेपी को विपक्ष में बिठाने वाले नेता
और उसमें एक स्ट्रैटेजिस्ट कमलनाथ रहे हैं। 2023 के पहले कमलनाथ पर हमले करके बीजेपी उनको एक सवालों के दायरे में जनता की निगाह में खड़ा करने की पूरी कोशिश करेगी और यही वजह है कि कमलनाथ पर तरह तरह के हमले हो रहे हैं और आगे आप ये तय मानिए और भी होंगे। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात कर लीजिए। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक दिनेश गुप्ता जी। अभी जन्मदिन उनका बीता ही है ताज़ा, तो हम सब की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सपरिवार सुदीर्घ यशस्वी हो। हमारे साथ हैं सतीश सिकरवार जी, ग्वालियर से हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। मुस्कुराते थोड़ा कम है, थोड़ा ग्वालियर चंबल की अदा है, लेकिन मुस्कुराएंगे इस कार्यक्रम में, निश्चिंत रहिए। आशीष शर्मा जी हैं, सेटअप उनका नया है, उसकी चमक चेहरे पे दिख रही है। हर तरह से उनका सेटअप नया दिख रहा है मुझे। बहुत बधाई आपको भी आशीष जी, बहुत शुभकामनाएं। पहली टिप्पणी दिनेश जी की। दिनेश जी, किस तरह देखते हैं आप कमलनाथ पर जंबो अटैक जो ये बीजेपी का है? जाहिर तौर पर इसके पीछे चिंता भी है, चिंतन भी है, किस तरह देखते हैं आप? 18 के चुनाव नतीजों के बाद कमलनाथ का कद भी मध्य प्रदेश में काफी बढ़ा और जिस चेहरे को भारतीय जनता पार्टी ने 2018 से पहले कभी तवज्जो नहीं दी थी, वो नतीजों के बाद जो है उसे कमलनाथ की रणनीति को भी मानना पड़ा था। और लगातार वो हम देखते ना कि वो मैदानी जो है चेहरा नहीं है पार्टी का, वो रणनीतिक चेहरा है। और जब स्ट्रैटेजी बनाने वाला अच्छा हो तो निश्चित तौर पर जो है नतीजे भी उसी के मुताबिक आते हैं। और भारतीय जनता पार्टी इसको जानती है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ की वो चेहरा है जो आगे भी 2023 के चुनाव में एक चुनौती बन सकते हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह को लेकर जिस तरह से वो हमलावर होती है और जिस तरह से उनका मिस्टर बंटाधार का उन्होंने एक लेवल लगा दिया है, वो जो है सबके सामने है। और जो दूसरे नेता हैं कांग्रेस के मध्य प्रदेश में, उन सबको भारतीय जनता पार्टी परख चुकी है। तो एकमात्र जिसने चकमा दिया वो चेहरा आगे खतरा ना बने, तो निश्चित तौर पर उन्हें ही घेरने का काम भारतीय जनता पार्टी रणनीतिक तौर पर कर रही है। चलिए एक हम छोटा सा एक विश्लेषण ले लेते हैं हमारे विशेष संवाददाता जुगल किशोर शर्मा से, जिन्होंने पूरा दिन आज बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में बिताया है। किस तरह का पूरा दिन बीता, क्या राजनीतिक घटनाक्रम रहा, इस पर हम जुगल से एक टिप्पणी ले लेते हैं। जुगल, क्या गतिविधियां रही और कमलनाथ पर अटैक, चर्चा में कमलनाथ, हालांकि मध्य प्रदेश में 2018 में बहुत नज़दीकी मुकाबला था कांग्रेस बीजेपी में, लेकिन फिर भी ये कमलनाथ ही थे जो शायद एक बड़ा अंतर पैदा करने की कोशिश करते नजर आए थे। बहरहाल क्या रहा दिन भर का और कमलनाथ पर अटैक, क्या यही रणनीति? जी हाँ, देखिए निश्चित रूप से ये बिल्कुल स्पष्ट है कि सामने आपके किससे आपको युद्ध लड़ना है, तो उसके खिलाफ हमको एक तैयारी करनी चाहिए। ये तो बहुत स्पष्ट हो गया कि 2023 में बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस के कमलनाथ से है, तो बीजेपी इस बात को मान चुकी है और इसी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है कि जिस तरह से दिग्विजय सिंह को बंटाधार की उपाधि मिली है, इसी तरीके से कमलनाथ के खिलाफ एक ऐसी योजना तैयार की जा रही है कि वो जनता विरोधी जो जनता से जुड़ी योजनाएं थी वो उन्होंने बंद की है। आज अगर हम बीजेपी का राजनीतिक प्रस्ताव देखेंगे तो उसमें हम ये पाएंगे कि उन्होंने हर उस योजना का जिक्र किया है जो कमलनाथ सरकार में कथित रूप से बंद कर दी गई थी। ये भी बताने की कोशिश बीजेपी कर रही है कि जनता से जुड़ी योजनाएं कमलनाथ सरकार ने बंद कर दी थी, शिवराज सरकार ने उसे फिर से शुरू कर दी। ये भी एक इस कार्य समिति में जो प्रस्ताव पास हुआ है उससे ये बात भी समझ में आती है कि बीजेपी जो पुरानी योजनाएं हैं जिस कारण शिवराज सरकार की जनता में लोकप्रियता बढ़ी थी, उन्हीं योजनाओं को एक बार फिर 2023 में भुनाने की कोशिश करेगी, चाहे वो मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे तीर्थ दर्शन योजना हो, चाहे संबल योजना हो। तो इन सब योजनाओं का जिक्र भी राजनीतिक प्रस्ताव में किया गया है। इसके अलावा 2-3 और महत्वपूर्ण बात है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी सरकार की जो योजनाएं जनता तक पहुंच रही हैं उसकी मॉनिटरिंग के लिए बीजेपी अपनी एक सेल बनाएगी, यानी कार्यकर्ताओं की एक टीम खड़ी करेगी जो ये बताएगी कि योजना जमीनी स्तर पर किस हद तक पहुंच रही है। यानी हम कह सकते हैं कि जो सीधे अफसर का जो अधिकारियों के साथ जरिए जो योजनाएं जमीन तक पहुंचती थी वो बीजेपी कार्यकर्ताओं के जरिए पहुंचेगी। जुगल, लेकिन अहम सवाल यही है, ये सारी तो देखिए संगठनात्मक मोर्चे पर सबसे आगे रहने वाली पार्टी की बहुत स्वाभाविक सी चीजें हैं कि उसके कार्यक्रम संगठन से जुड़े, जिस पार्टी का नारा ही है कि संगठन गढ़े चलो,
मुझे इस पर थोड़ा सा ज़रूर हैरत हुई। आमतौर पर मैंने अब तक जो राष्ट्रीय नेताओं को सुना है जो बीजेपी की कार्य समिति को संबोधित करते हैं, प्रदेश कार्य समिति को, वो आमतौर पर विपक्ष के नेता का जिक्र इस तरह नहीं करते जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। इसके थोड़े मायने बहुत संक्षेप में समझा दीजिए मुझे। देखिए, इसके बिल्कुल साफ मायने हैं कि 2023 कमलनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ना है बीजेपी को, और कमलनाथ ही की जो छवि है या कमलनाथ की जो रणनीति है उसके खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं को तैयार करना, बीजेपी नेताओं को तैयार करना, ये बहुत स्पष्ट है कि हमको कमलनाथ से मुकाबला करना है। इसलिए इस तरह की तैयारी रहे कार्यकर्ता, ताकि उनकी कमियां बता सके और सरकार की उपलब्धि बता सके। बहुत शुक्रिया जुगल, बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर मिशन कमलनाथ को लेकर निकल पड़ी है बीजेपी, और 3 साल बाद हुई बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में यही मसला रहा। आशीष शर्मा जी की तरफ मैं चलूंगा। आशीष जी, मैं ये नहीं कहूंगा कि कमलनाथ जी को लेकर बीजेपी बहुत सशंकित है, लेकिन निशाने पर कमलनाथ हैं, अटैक कमलनाथ पर है। आप ये मानते हैं कि बंदे में दम है, भिड़ंत मजेदार होगी 2023 की, क्या कहेंगे? देखिए, पिछली बार कांग्रेस ने जो सरकार मध्य प्रदेश में बनाई वो किस तरह से मतदाता को भ्रम में रखकर उन्होंने बनाई, और सरकार बनने के बाद 14 महीने में मध्य प्रदेश की जनता ने भी इस बात को स्वीकार किया कि जिन वादों पर, जिन भरोसों पर कांग्रेस को वोट दिया गया था, कहीं ना कहीं वो वादे और भरोसा कांग्रेस कायम नहीं रख पाई। जहां तक बात है कि कमलनाथ जी विपक्ष के नेता भी हैं, मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी भी हैं, और आज की तारीख में कांग्रेस के सर्वमान्य चेहरा है, तो वो विपक्षी, हमारा प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस है। अगर वो कोई बात कहेंगे तो हम उसका प्रत्युत्तर देंगे, उसका प्रतिकार भी करेंगे, और कांग्रेस ही मध्य प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में है। आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए वैसे तो भारतीय जनता पार्टी सदैव अपने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए निरंतर काम करती रहती है, लेकिन पिछले 1.5-2 वर्षों में कोरोना के संकट के दौरान हम अपनी संगठन के माध्यम से कार्य समिति की बैठकें नहीं कर पाए। पहली बार इतनी बड़ी अच्छी वर्चुअल बैठक आज हमारी प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ और राष्ट्रीय नेतृत्व का मार्गदर्शन हमको मिला, ये हमारे लिए एक नए तरह का अनुभव रहा। और जहां तक बात है जिस तरह के बयान कांग्रेस के नेताओं के आ रहे हैं, तो हम उसका विरोध कर ही रहे हैं। कमलनाथ जी ने जिस तरह भारत की महानता को पर उंगली उठाने का काम किया है, जिस तरह एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी जब यूएनओ में भाषण देने गए थे, तब उन्होंने कहा था कि मेरे लिए देश पहले दल बाद में है। इस समय राष्ट्रीय आपदा कोई है, महामारी का कोई दौर है, उस समय कमलनाथ जी और कांग्रेस के नेताओं के बयान इस तरह से हैं कि वो कहीं ना कहीं भारत की अच्छी छवि दुनिया के सामने प्रस्तुत नहीं कर सकते। इसलिए हमारा जो आक्षेप रहेगा वो कमलनाथ और कांग्रेस के ऊपर रहेगा। उनके बयान निश्चित तौर पर निंदनीय है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी नीचे स्तर तक जाकर जनता में इस बात का जागरण करेगी कि किस तरह कांग्रेस के नेताओं के कारण भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन लोगों ने खराब की है। सिकरवार जी, आपने सुनी बात पहले दिनेश गुप्ता जी की, वरिष्ठ पत्रकार, और फिर आपके साथी, आपके प्रतिद्वंदी विधायक बीजेपी के आशीष शर्मा जी की। क्या कहेंगे सिकरवार साहब, क्या कहना है आपका, क्या रणनीति, कैसे देंगे जवाब? जी सिकरवार साहब। जी, दमोह चुनाव के बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी भयभीत है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के नेता, मुख्यमंत्री, संगठन मंत्री, सांसद और विधायक और पूरे मंत्री दमोह उपचुनाव में लगे थे, उसके बाद भी जनता ने दमोह उपचुनाव उनको 18,000 से हराया। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के अंदर खलबली है, और आने वाले 2023 में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। कमलनाथ जी ने 15 महीने जो मध्य प्रदेश में काम करके दिखाया है, जो पेंशन पिछले कई वर्षों से 300 रुपये, हमारी वृद्धावस्था सामाजिक सुरक्षा विकलांग पेंशन 300 थी, उसको बढ़ाकर 600 किया। जो मुख्यमंत्री कन्यादान में 25,000 रुपये मिलते थे, उसको 51,000 किया। तमाम तरह की योजना, बिजली को लेकर आज पूरे प्रदेश में हाहाकार है। जितने बिजली के बिल आ रहे हैं, जनता परेशान है। और जो कमलनाथ जी के राज में जो बिजली के बिल थे, आदमी के मामूली बिल पर, मामूली पैसों पर उनको बिजली उपलब्ध कराई जा रही थी। कमलनाथ जी के राज में जो मध्य प्रदेश की स्थिति थी वो अलग थी। आज खरीद फरोख्त करके भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार जरूर बना ली है, और वो अपने इस बात पे अपने आप को खुश महसूस कर रहे हैं। लेकिन 2000 में जब चुनाव होगा तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। अभी आपने दमोह उपचुनाव में देखा जनता ने किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को नकारा है, और आने वाले समय में भी अब इनका चाल चरित्र चेहरा उजागर हो चुका है। ये राष्ट्रीयता की बात करके बार बार पूरे चुनाव को इसी बात पर ला के घुमाते हैं। अब जनता इस बात की, इनकी बात को समझ गई
कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कितना अंतर है, ये सब जनता समझ गई है। एक तरफ महंगाई की मार, दूसरी तरफ कोरोना में जिस प्रकार से लोगों की लुटाई हुई है, पिटाई हुई है, लोगों को अपमानित किया है, बेइज्जत किया है, आज पूरे प्रदेश की जनता इनसे बदला लेने के लिए आतुर खड़ी है। इसलिए इनके मन में भड़बड़ाहट है, खलबली है, और आने वाले चुनाव में जानते हैं कि कमलनाथ जी की सरकार बनेगी, इसलिए ये कुछ भी करें उससे कोई फर्क नहीं। जितना कमलनाथ जी को घेरेंगे, जितना कमलनाथ जी को टारगेट करेंगे, कमलनाथ जी उतने और बड़े नेता बन के उभरेंगे। दिनेश जी, इसके पहले आशीष जी ने कहा कि विपक्ष के नेता भी कमलनाथ, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री भी कमलनाथ, और इसीलिए कमलनाथ निशाने पर। सतीश सिकरवार जी का भी पूरा जो वक्तव्य रहा वो कमलनाथ जी के इर्द गिर्द ही रहा। ये अच्छी बात भी है और चुनौती भी है, क्योंकि कमोबेश इसी तरह की कहानी बीजेपी में राष्ट्रीय राजनीति में है और मध्य प्रदेश में भी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की राजनीति के केंद्र बिंदु शिवराज होते हैं, राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र बिंदु नरेंद्र मोदी होते हैं, लेकिन ये सफल महारथी हैं और सफलता के घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ रहे हैं। क्या सारे अंडे एक ही टोकरी में रख देना, ये जो एक कहावत है अंग्रेजी की कि सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखना चाहिए, क्या कमलनाथ पर कांग्रेस की ये निर्भरता 2018 में तो फलीभूत हुई, 2023 में सारे अंडे एक ही टोकरी में रखना कुछ जोखिम भरा भी हो सकता है? देखो शरद जी, जो आशीष जी ने जिस बात को अंडरलाइन किया, नड्डा साहब जिस बात को कह रहे थे, उसका मूल मर्म यही था कि कांग्रेस की जो हम लोगों की जो महत्वाकांक्षाएं कांग्रेस में, कि उनको हवा देना। आप देखिए कि जब सारे पद कमलनाथ के पास होंगे तो निश्चित तौर पर जो दूसरे नेता हैं वो उपेक्षित महसूस करेंगे। तो कमलनाथ जब केंद्र में होंगे, चाहे विवादों के केंद्र में रहें, चाहे पार्टी के केंद्र में रहें, तो रणनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा सुविधाजनक होगा कि एक व्यक्ति को के साथ उनको मुकाबला करना है। और कांग्रेस यही ये गलती कर रही है, जो जैसा आपने अंग्रेजी कहावत का जिक्र किया कि उसने सब कुछ कमलनाथ के हाथ में जो है सौंप रखा। और कमलनाथ जी भी इस बात को पता नहीं समझ रहे हैं कि नहीं, वो भी उसी चीज को सारे पद अपने पास रखना चाहते। और यही असंतोष का मुद्दा है जो हमने नेता प्रतिपक्ष के चयन से पहले भी देखा था, और कांग्रेस में जो समय समय पर आवाजें उठती उसमें भी हम ये देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है एक व्यक्ति कई पदों पर आधारित पार्टी बन गई। सिकरवार साहब, यही चुनौती है कांग्रेस की। ऐसा नहीं है कि बीजेपी में निर्भरता एक व्यक्ति पर नहीं है, जैसा मैंने कहा मध्य प्रदेश में शिवराज जी पर निर्भरता है, लेकिन शिवराज जी के साथ संगठन भी खड़ा हो जाता है। और हमने ये भी देखा कि मिशन सरकार गिराना जिसको कहा गया, जो 2020 में हुआ, उसमें केंद्रीय नेतृत्व की भी तथाकथित भूमिका मानी गई। ये बीजेपी की स्ट्रेंथ है कि वो एक टीम वर्क के साथ सामने आती है। कमलनाथ जी के साथ राहुल गांधी कितने खड़े हैं, बाकी नेता कितने खड़े हैं, मध्य प्रदेश में कितने नेता खड़े हैं, यही आपका रियल चैलेंज है। ऐसे में फिर कमलनाथ, फिर कमलनाथ, फिर कमलनाथ, भरोसा है कि कमलनाथ नैया पार लगाएंगे? जी सिकरवार साहब। जी निश्चित रूप से कमलनाथ जी कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश के नेता हैं, और उनके अलावा भी जो नई पीढ़ी में जो हमारी दूसरी लाइन है, चाहे वो जीतू पटवारी हों, चाहे जयवर्धन सिंह हों, हनी बघेल हों, बाला बच्चन हों, हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है। और कांग्रेस पार्टी में भरपूर सेकंड लाइन के नेता आज जनता के बीच में हैं, उनकी भी लोकप्रियता जनता के बीच में है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ये पेट में दर्द है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी पार्टी एकजुट होकर मिशन 2023 में लगी है, और निश्चित रूप से 2023 में फतेह पाएंगे। हम सबके नेता कमलनाथ हैं, कांग्रेस पार्टी के सबके कार्यकर्ताओं के एक एक कार्यकर्ता उनके नेतृत्व में एकजुट होकर, कांग्रेस में किंतु परंतु कुछ नहीं है, न कोई गुट है न कोई कुछ है। हमारे नेता कमलनाथ जी हैं, माननीय दिग्विजय सिंह जी, अरुण यादव जी, जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, सब एकजुट होकर कमलनाथ जी के नेतृत्व में अगला 2023 का चुनाव लड़ेंगे। इससे लेकर भारतीय जनता पार्टी को खलबली हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के अरीन में एकता क्यों है? कमलनाथ जी को क्यों स्वीकार कर रहे हैं? कांग्रेस के कार्यकर्ता कमलनाथ जी को स्वीकार कर रहे हैं, जनता स्वीकार कर रही है। आपने देखा होगा पूरे मध्य प्रदेश की जनता इस बार पूरी आशा और निगाह से देख रही है, क्योंकि आज मजदूर परेशान है, किसान परेशान है, उनको महंगा बीज मिल रहा है, महंगा खाद मिल रहा है, महंगाई की मार जिस प्रकार डीजल पेट्रोल सब बढ़ता जा रहा है,
तो महंगाई की मार से जनता त्रस्त है और उनकी सबकी निगाहों में कमलनाथ जी के पे टिकटकी लगाए बैठी है प्रदेश की जनता कि आने वाले समय में कमलनाथ प्रदेश का नेतृत्व करें, जिससे महंगाई पर रोक लगे, आम आदमी को सस्ती बिजली, सस्ता इस प्रकार स्वच्छ पानी मिल सके। आज पानी को लेकर पूरे प्रदेश में हाहाकार है, लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं करा पा रहे। सर मैं आशीष जी की टिप्पणी ले लेता हूं एक। आशीष जी, आपकी पार्टी मुख्तलिफ है इस मामले में कांग्रेस से कि वहां एकजुटता है निसंदेह, और उस एकजुटता का सबसे बड़ा मंत्र यह है कि आपके यहाँ एक कमांड आती है जिस तरह सेना में आती है, दाएं मुड़ का परेड सामने देखेगी, मेल मुलाकात बंद करेगी और कोई भी मैसेज खराब ना जाए, इसलिए अब हम सब एकजुट होकर पूरे तालमेल से बीजेपी को आगे ले जाएंगे, आगे बढ़। बस उसके बाद सब खत्म हो जाता है, सारे लोग जो है एक साथ चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन थोड़ा खुली हवा में ताज़ा सांस भी लें, खूब एक दूसरे से मन की बातें भी कहें, मीडिया से भी कभी कभी प्रमोद महाजन जी की तरह मन की बातें कह दें, ऐसा मन नहीं होता सर बीजेपी में आप लोगों का? जी देखिए, सब कुछ होता है भारतीय जनता पार्टी में, मन की बातें भी होती है, आपस में सब कुछ होता है। जहां तक बात है अनुशासन की, तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अनुशासित हो, ये संगठन की उससे अपेक्षा है, और 90% कार्यकर्ता इस अनुशासन का पालन अपने जीवन पर्यंत करते भी हैं। जहां तक बात है कांग्रेस की, तो कमलनाथ जी को हटाने की ताकत ना तो सोनिया गांधी में है ना राहुल गांधी में है। जब तक वहां पर 10 जनपद में जो उनका सोनिया गांधी जी का आवास है वहां पर सेटिंग रहती है, तब तक कांग्रेस के किसी पदाधिकारी का कुछ नहीं बिगड़ता। कई सारे लोग मध्य प्रदेश में हल्दी और कांग्रेस के नेता हल्दी और मेहंदी लगाकर बैठे रहे कि हमें नेता प्रतिपक्ष का पद मिल जाएगा या हमें प्रदेश अध्यक्ष का मिल जाएगा, लेकिन उनकी हल्दी मेहंदी की परंपरा तो सभी पार्टियों में है आशीष जी। हल्दी मेहंदी की परंपरा तो रहने दीजिए, अरमान संजोने की परंपरा तो रहने दीजिए जी। कमलनाथ इनके यहाँ नहीं है, शिवराज सिंह नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री 16 साल बाद भी, और कोई मुख्यमंत्री की लाइन में नहीं। इनके यहाँ भी हजारों लोग बैठे हुए हैं महावर रख के, आपके यहाँ तो महावर रख के बैठे हुए हैं लोग। ठीक है, हमारे यहाँ कोई गुट नहीं है, मैं इस बात पर जरा भी भरोसा नहीं कर सकता। अभी आपने देखा होगा 3-4 दिन पहले अरुण यादव जी और बाकी नेता मिले थे जो एक दूसरे के दुर्विरोधी है, वो उन्होंने भी साथ बैठकर इस प्रदेश के कांग्रेस नेतृत्व पर मंथन किया था। ये बात कांग्रेसियों के बीच से निकल कर आई, और इसलिए सतीश जी अगर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, कोई गुट नहीं है, कमलनाथ जी हमारे सम्मान्य नेता, मैं इस बात से को नहीं मानता। जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कई गुना ज्यादा अनुशासित है। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, संगठन सेकंड है, और हर कार्यकर्ता का एक कर्तव्य होना भी चाहिए कि संगठन की कोई लाइन उसको मिले तो उसके लिए काम करे, और इसी के कारण आज भारतीय जनता पार्टी बहुत हर देशवासी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। कांग्रेस हिंदुस्तान के हर देशवासी का राष्ट्र सर्वोपरि है, हर आदमी का, नागरिक का जी। हर नागरिक के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। दिनेश जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। अभी एक दिन पहले ही हमने WTC जो वर्ल्ड टेस्ट सीरीज थी वो गंवाई है, और न्यूजीलैंड ने हमें बहुत बुरी तरह धोया है वहाँ। कांग्रेस की अगर बात करें और बीजेपी की बात करें तो मुझे WTC का फाइनल याद आता है कि 5 पेसर्स चुने जो बहुत न्यूजीलैंड के बहुत अनुशासित थे। एक शानदार कैप्टन है विलियमसन, बेहतरीन सोच रखता है, कोई तनाव नहीं। 5 गेंदबाज जो हैं आग उगलती गेंदबाजी पूरे अनुशासन से करते हैं, और इंडियन टीम हमेशा निर्भर करती है कि चलो रोहित शर्मा नहीं चले तो विराट भैया हैं, अभी विराट भैया गए तो अजिंक्य रहाणे भी, ऐसा नहीं है साहब, ऐसा नहीं, वो डेप्थ है, उसकी कलाई में दम है, वो भी चले गए। तो फिर अरे गुरु अब ये 40 बना चुका है ये ऋषभ पंत, अब ये चलेगा साहब, ये देखना ये ले जाएगा बिल्कुल, और अंत में ये हो जाता है कि सब भैया लोग बंटा ढार करके चले जाते हैं। तो क्या आप इन कांग्रेस में और भारतीय क्रिकेट टीम में कोई सामने देखते हैं? दोनों में एक सिमिलरिटी होती है राजनीति और क्रिकेट में, ये सब बाई चांस होता है। आपका दांव चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो फिर जो है आपकी रणनीति पर सवाल उठा सकते हैं। 2023 के पहले जो सबसे महत्वपूर्ण है कि 1 लोकसभा और 3 विधानसभा भी हैं, फिर नगरीय निकाय भी हैं, ये जो इतने सारे चुनाव हैं, और कांग्रेस पार्टी जो है यदि कोई रणनीति चुपचाप बनाए भी तो किन के भरोसे बनाए और किन को चलाए, ये समस्या जो है सब कुछ है वो है कमलनाथ के पास। तो जब कमलनाथ किसी तरह से जब कमजोर होंगे या जो है एक उनके जो समर्थकों में कुछ थोड़ा सा इजाफा हो या कमी हो,
तो भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी सी अपनी रणनीति भी ओपन करने में सुविधा हो। अभी भारतीय जनता पार्टी भी कमलनाथ को लेकर बहुत ज्यादा बेफिक्र नहीं है, क्योंकि उसे ये अंदाजा नहीं हो रहा है कि कमलनाथ की अगली बॉल कैसी होगी और उसे वो किस तरह से प्ले करे भारतीय जनता पार्टी। तो ये शायद वो भी अपनी रणनीति कुछ दिनों में जाहिर करेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि ये तुलना हमेशा होती है, क्योंकि 2000 से लेकर 2013 के चुनाव तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति की तासीर बिल्कुल एक रही है। जब से दोनों राज्य, छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना 2000 में, यहाँ बीजेपी वहाँ बीजेपी, 2000 में यहाँ कांग्रेस थी वहाँ कांग्रेस थी, 2003 में यहाँ बदलाव वहाँ बदलाव, फिर यही 8 में दोहराया गया, यही 13 में दोहराया गया, 18 में वहाँ करीब करीब 3/4 बहुमत से कांग्रेस, और मध्य प्रदेश में आई कांग्रेस की सरकार, लेकिन बहुत मार्जिनल अंतर के साथ। ये सवाल राजनीतिक समीक्षक पूछते रहे कि जो कांग्रेस के पक्ष में तूफान छत्तीसगढ़ में उठा, वो मध्य प्रदेश की सीमा पे आकर ठहर सा क्यों गया। यही वो बड़ा सवाल है। क्या वहां पीएल पुनिया ने बड़ा अंतर पैदा किया, जो कांग्रेस के प्रभारी थे, और मध्य प्रदेश के उस समय के जो प्रभारी थे, जो गुजरात से ही थे, उनको लेकर बड़े आरोप लगे। अब मुकुल वासनिक जी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वहां पर जो भूमिका सिंहदेव साहब ने निभाई, जो भूमिका वहाँ के गृह मंत्री जो हैं वो निभा रहे हैं, क्या इन लोगों ने मध्य प्रदेश में ये सपोर्ट कमलनाथ जी को और कांग्रेस को नहीं मिल पाया? ये बड़े सवाल हैं कि क्या आप 2023 की लड़ाई में फिर 2018 की तरह कमलनाथ और उनके प्रबंधन पर ही भरोसा कर रहे हैं, या राहुल गांधी की भी ताकत होगी, प्रदेश प्रभारी की भी कांग्रेस की ताकत होगी, और अजय सिंह, अरुण यादव, सुरेश पचौरी जी का एक मिला, दिग्विजय सिंह जी, इन सब का एक समूह मिलकर लड़ेगा? ये बड़ा अंतर पैदा करेगा, क्योंकि आप बार बार चमत्कार होने की उम्मीद सिर्फ इस तरह नहीं कर सकते जैसा हम इंडियन क्रिकेट टीम से करते हैं कि ऋषभ पंत तो चल गया ना, तो 150 से ऊपर की लीड, क्या 250 से ऊपर की लीड होगी और अपन जीत रहे हैं भैया WTC। इस भरोसे नहीं आप लड़ सकते हैं, क्योंकि लड़ाई बहुत व्यवस्थित होती है, अनुशासित होती है, सोशल मीडिया पर होती है, टेलीविजन पर होती है, अखबार में होती है, और जनता के बीच होती है। शुभकामनाएं आप दोनों को ही, कांग्रेस को, बीजेपी को। धन्यवाद जोशी जी, धन्यवाद सिकरवार साहब, और बहुत धन्यवाद दिनेश जी। नमस्कार।